हाय गाइस, वेलकम टू द कॉमर्स सेक्शन। इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आप लोगों का यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में आपका है फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, प्रमोटर एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। और हम इसमें कवर करने जा रहे हैं हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन हैं मोस्टली। तो आप लोगों को यही 4 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है इस वाले चैप्टर में से। हम लोग कर रहे हैं कंपनी लॉस का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप टुवर्ड्स द कंपनी ही प्रमोट्स। या तो आपके इसमें क्वेश्चन आ सकता है, हु इज़ अ प्रमोटर एंड डिस्कस द पोजीशन इन रिलेशन टू द कंपनी विच इज़ अ प्रमोटर। देखिए, प्रमोटर होता है क्या? प्रमोटर वो होता है पर्सन जिसके माइंड में सबसे पहले आइडिया आता है कि वो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करे, और सारे के सारे जो प्रिलिमिनरी वर्क होते हैं वो काम करता है ताकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर सके। ठीक है, प्रिलिमिनरी वर्क मतलब कि स्टार्टिंग के जो फाउंडर मेंबर्स को ढूंढना, पेपर वर्क करना, सीएस को ढूंढना और बाकी सब चीज़ें जो रहती हैं उनसे रिलेटेड। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है, अ प्रमोटर इज अ पर्सन हु डज ऑल द नेसेसरी प्रिलिमिनरी वर्क इंसिडेंटल टू द वेरी फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। फॉर्मेशन मतलब कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। द लीगल और द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द प्रमोटर इज वेरी पिक्यूलियर। ही इज नॉट अ ट्रस्टी ऑफ द कंपनी बिकॉज ही इज नॉट, द कंपनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। वो ट्रस्टी नहीं होता क्योंकि अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। फॉर द सेम रीज़न ही कैन नॉट बी द कंपनीज एजेंट इधर। ना तो वो कंपनी का एजेंट हो सकता है, क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है, तो ना तो वो ट्रस्टी बन सकता है ना तो एजेंट बन सकता है। अ प्रमोटर स्टैंड्स इन अ फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप टू द कंपनी। फ्यूडिशियरी मीन्स होल्ड्स अ पोजीशन इन द गुड फेथ एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये ट्रस्ट वाला ट्रस्ट नहीं है जो मैं ट्रस्ट बोल रहा था अभी। मतलब ये कि ट्रस्ट मतलब भरोसे वाला। इन दिस पोजीशन ही इज़ रिक्वायर्ड टू एक्ट इन द फॉलोइंग मैनर। इसको किस तरीके से काम करना होता है? सबसे पहला, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स। अ प्रमोटर if he has secured any benefit from the negotiation of the contract entered into by him for the company, he must pass it on to for the benefit of the company। कोई भी बेनिफिट अगर उसे हुआ है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय, तो उसको पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, वो कंपनी का बेनिफिट होता है, तो उसे पास ऑन करना पड़ेगा। दूसरा, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट। अ प्रमोटर must not make any profit directly or indirectly at the expense or बाय यूजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का नेम यूज़ करके कोई भी इंटरनल प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता। अगर उन्होंने जनरेट किया है कोई भी प्रॉफिट उन्होंने। नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, नॉट टू मेक एनी प्रॉफिट। अ प्रमोटर मस्ट नॉट मेक एनी प्रॉफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एट द एक्सपेंस ऑफ और बाय यूजिंग द नेम ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का नेम यूज़ करके ये कोई भी इंटरनल प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। अगर इन्होंने कोई प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी का नाम लेकर, तो उस प्रॉफिट को इन्हें वापस करना पड़ता है कंपनी को। इफ़ एनी सीक्रेट प्रॉफिट is made in the violation of the rule, the company may, on discovering it, compel him to surrender such profit. Not to make unfair use of the position। खैर, इसको तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसके बाद आ जाता है फुल डिस्क्लोजर टू द कंपनी। अब प्रमोटर मस्ट मेक फुल डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट्स। इमटेरियल फैक्ट्स जो छोटे छोटे फैक्ट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं है, मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। ऑफ हिज पर्सनल एंड इंटरेस्ट और द प्रॉफिट टू द कंपनी रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन कंडक्टेड विथ इट। ही कैन सेल हिज ओन बिजनेस टू द कंपनी एट अ प्रॉफिट। इट इज़ नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। मतलब ये कि ये अपना जो पर्सनल कोई बिजनेस चल रहा हो उसको आप लोग कंपनी को बेच सकते हैं। उस पर अगर कोई प्रॉफिट हुआ तो ये मतलब नहीं है कि आपको कंपनी को वापस करना पड़ेगा, वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट है। लेकिन आपने नई कंपनी का नाम लेकर, जो इनकॉर्पोरेट हो रही है उसका नाम लेकर आपने कोई बेनिफिट अगर लिया है, तो उसको आपको कंपनी को वापस करना पड़ेगा। हाउएवर, ही हैज़ टू मेक फुल डिस्क्लोजर इन दिस कनेक्शन बिफोर द इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके बाद आ जाता है शॉर्ट नोट ऑन द रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रमोटर्स। A promoter may get remuneration from the company for the services rendered by them for the company, which is not in existence at the time when the services are rendered। मतलब ये कि कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले जो भी प्रमोटर ने अपनी सर्विसेज दी है उसके लिए वो रेम्यूनरेशन ले सकता है। फॉर गेटिंग सच रेम्यूनरेशन द promoters have to enter into a agreement with the company after it comes into existence। मतलब ये कि जब कंपनी फॉर्म हो जाती है उसके बाद ही वो लीगल पर्सन बन जाती है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो इनकॉर्पोरेशन होने के बाद जो प्रमोटर होता है उसको कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है, जिसके थ्रू वो अपना जो रेम्यूनरेशन होता है वो क्लेम कर सकता है। अनलेस देयर इज सच एन एग्रीमेंट, द प्रमोटर कैन नॉट क्लेम एनी सच रेम्यूनरेशन फ्रॉम द कंपनी। अगर इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट नहीं किया है प्रमोटर ने कंपनी के साथ, तब तो वो रेम्यूनरेशन क्लेम नहीं कर सकते। नॉट ओनली दिस, इन एब्सेंस ऑफ सच एग्रीमेंट द प्रमोटर कैन नॉट इवन रिकवर द क्लेम और द पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द कंपनी बिफोर कमिंग टू एग्जिस्टेंस। जैसे कि जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपने कुछ भी खर्चा किया, मान लो पेपर वर्क पे खर्चा किया या आपने फीस दी है आरओसी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो इनकॉर्पोरेशन से पहले जितना भी आपने खर्चा किया होगा, अपनी पॉकेट से खर्चा किया होगा, आप उसको कंपनी से रिकवर नहीं कर सकते।
ठीक है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट होना आपका ज़रूरी है। नॉट ओनली दिस, इवन वेयर द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी स्पेसिफिकली प्रोवाइड दैट स्पेसिफिक अमाउंट टू बी पेड टू द प्रमोटर for their services. It does not give promoter right to claim remuneration or sue the company for the same. अगर उन्होंने जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करते समय जो एमओए है उसके अंदर एक क्लॉज डाल दिया कि जितना भी प्रमोटर का एक्सपेंसेस हुआ है उसको आपको कंपनसेट करना पड़ेगा या रेमुनरेशन देना पड़ेगा, अगर वो चीज़ लिखी हुई है एओए में तो भी आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया। तो एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो एग्रीमेंट करना ही पड़ेगा। So there must be a contract between the promoter and the company to receive such remuneration. Crux यही है। Generally, the company itself pays or agrees to pay some amount as a remuneration for the services rendered by the promoter. This remuneration must be paid either in cash, या तो कैश में पेमेंट हो सकती है, और इन द अलॉटमेंट ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स, या तो कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हो रही है तो कुछ शेयर्स होते हैं, कंपनी को प्रमोटर को शेयर्स दे दिए जाते हैं, या तो कैश दे दो या तो शेयर्स दे दो, जो भी रेमुनरेशन देनी है आपको इन दोनों फॉर्म्स में दे सकते हो। Any such remuneration paid to the promoters has to be disclosed in the prospectus to be issued by the company while issuing the shares or debentures। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं द वैलिडिटी ऑफ द कॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड ऑन एनी ग्राउंड व्हाट्सएवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर स्टूडेंट्स लिख नहीं पाते एग्जामिनेशन में। मैं आपको इसको रीड करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इनकॉर्पोरेट हो गया तो मतलब किसी भी ग्राउंड पर आप उसको डिस्प्यूट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है, लेकिन आप कर सकते हो। किस ग्राउंड पर होगा वो मैं आपको बताता हूँ। Incorporation of the company is the second stage of the company. It is effect of the registration with the registrar of company. Company कहाँ register होती है? Registrar of the company पे. For getting a company registered, a certain document such as memorandum of association etc. have to be filed with the ROC along with the necessary documents, filing fees and registration fees एज प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, जो भी आपको कंपनी इंकॉर्पोरेट करनी है आपको एमओए आपको देना पड़ता है आरओसी को, और भी कुछ फाइलिंग फीस रहते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे करनी पड़ती है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को लेने के लिए। ऑन गोइंग थ्रू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, इफ़ रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड, जितने भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं आरओसी में, अगर रजिस्ट्रार ने उनको चेक करने के बाद वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ही इशूज़ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट मान लिया जाता है। कब मान लिया जाता है? जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आरओसी के द्वारा दे दिया जाता है। द लाइफ ऑफ द कंपनी कमेंसेस फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक डेट दी होती है, उस डेट से मान लिया जाता है कि कंपनी बन चुकी है, कंपनी अलाइव है। ठीक है, उसके बाद द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ब्रिंग्स द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस एज अ लीगल पर्सन। जो भी फीचर्स ऑफ द कंपनी हमने पढ़ा था, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। And certificate of incorporation was the conclusive evidence that all the requirement of the act have been complied with respect to the registration। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब कि आपने जितना भी अपना पेपर वर्क था और बाकी सब कुछ था वो पूरी तरह से कंप्लाई कर लिया, लीगल प्रोसेस के थ्रू आपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया। ठीक है, वंस द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैज़ बीन रिसीव्ड, नो वन कुड क्वेश्चन द रेगुलरिटी ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इट कुड नॉट बी चैलेंज इवन इफ इरेगुलरिटीज प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन आर डिस्कवर्ड। मतलब ये कि कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले अगर कोई इरेगुलरिटी या कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस हुई है तो भी आप सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को चैलेंज नहीं कर सकते। एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया तो इसका मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई है, तो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन चैलेंज किया जा सकता है, कब चैलेंज किया जा सकता है ये इंपॉर्टेंट है। The tribunal can take action when it is proved that the company has been incorporated by furnishing false or incorrect information or representation or suppressing of material fact or information in any of the document or the declaration filed or made for the incorporation by any fraudulent action। ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए, जो ट्राइब्यूनल होता है इसके पास पावर होती है, किस चीज़ की पावर होती है कि उनका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करने की। वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कर सकता है, उसके कुछ रीज़न होते हैं। जैसे कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, कंपनी को रजिस्टर करते समय गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी। ठीक है, यहाँ पे भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, रिप्रेजेंटेशन गलत दिया, सप्रेसिंग मटेरियल फैक्ट, कोई एक इंपॉर्टेंट मटेरियल फैक्ट जो आपको डिस्क्लोज करना था आपने डिस्क्लोज नहीं किया। इन्फॉर्मेशन इन एनी डॉक्यूमेंट और डिक्लेरेशन, क्योंकि डिक्लेरेशन देना पड़ता है जब भी आप कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हो, सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, आरओसी को सबमिट करना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन से पहले। उसमें आपने कोई क्या नाम है, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन गलत दी या कोई फ्रॉडलेंट एक्शन अगर आपने किया है, कोई फ्रॉड किया है, तो आपका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, वो ट्राइब्यूनल कैंसिल कर सकता है। हाउएवर बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, ट्राइब्यूनल ऐसा ऑर्डर पास करने से पहले हमेशा हर बार कोर्ट का एक नियम होता है
कि वो सामने वाले पर्सन को एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देता है, मतलब अपना पक्ष रखने का मौका देता है। ट्राइब्यूनल शिल गिव द कंपनी अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। मतलब कि इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, इनकॉर्पोरेशन मिल गया किसी भी तरीके से, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनकॉर्पोरेटेड ही रहोगे। ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है उसकी कैंसिल करने की। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर शॉर्ट नोट है। सबसे पहले एमसीए की वेबसाइट पर लॉगिन करना पड़ता है, एंड द एप्लीकेंट हैज़ टू लॉग इन इनटू देयर अकाउंट ऑन द एमसीए वेबसाइट। प्री एग्जिस्टिंग यूजर्स जो होते हैं कैन यूज़ अर्लियर अकाउंट फॉर न्यू यूजर्स। ठीक है, उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट चाहिए होता है सभी सब्सक्राइबर्स का। फोर्थ पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग। प्रिपेयर EMOA, मतलब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और EAOA मतलब कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इन द फॉर्म INC 33 एंड INC 34। 33 होता है MOA का, INC 34 होता है AOA का रिस्पेक्टिवली, एंड गेट इट डिजिटली साइंड बाय द ऑल सब्सक्राइबर्स। अप्लाई इन द इंटीग्रेटेड INC 32 फॉर्म जो होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का होता है, with the following documents and for the registration of the company: application for PAN and TAN registration under the EPF and the registration under the ESIC। डिक्लेरेशन देना पड़ता है आप लोगों को, डिक्लेरेशन आप लोग दे देना। उसके बाद इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इफ द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड विथ ऑल द डिटेल्स प्रोवाइडेड, ही शैल इशू द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द हैंड, विच शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन आप लोगों के उसमें पूछ लिया जाता है बार बार। तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट दैट आर विच आर मेड बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो भी क्या नाम है कॉन्ट्रैक्ट आपने किया होगा उनको बोला जाता है प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जब आपने इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन सर्टिफिकेट से पहले, जब इनकॉर्पोरेशन होता है उसका कुछ दिन बाद सर्टिफिकेट बनता है, तो इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो उसे कहते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट, प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट। Enforcement of contract: neither the company can sue, neither it can be sued to enforce the preliminary contract। उसके बाद प्रोविजनल में आ जाता है कैन बी इन्फोर्स ओनली आफ्टर द रिसीविंग ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। एप्लीकेबल किसके ऊपर होता है? प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों पे एप्लीकेबल होता है, और प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ पब्लिक पे एप्लीकेबल होता है। तो इसके साथ ही आप लोगों का रिवीजन नंबर 4, रिवीजन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। हम लोग अगली वीडियो आएगी आप लोगों की 5th नंबर की।